नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा, आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट और सी टेट का जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आया हूं, जो कि आपकी यूपी टेट सी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें मैं आपकी 3 चीज़ की तैयारी करवा रहा हूँ दोस्तों, हिंदी, ईवीएस और आपका बाल विकास। ये 3 सब्जेक्ट की दोस्तों इसमें तैयारी कर रहा हूँ। इसके जरिए आपकी लगभग कह सकते हैं कि 90 नंबर की तैयारी दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के जरिए मैं करवाऊंगा दोस्तों। जब तक आपका एग्जाम आता नहीं दोस्तों, तब तक मैं एक एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आता रहूँगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हिंदी भी आपके एग्जाम में 30 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा देखिएगा। कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है। यहाँ पे दोस्तों एक सेंटेंस लिखा गया है या एक वाक्य है, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें किसका वाक्य है, अर्थात किसके द्वारा कहा गया है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, दादू द्वारा या कबीरदास या रैदास या नानक द्वारा। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन में दे रखा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है कि दादू के द्वारा बोला गया है, या कबीरदास जी, या रैदास या नानक। तो दो ये सेंटेंस से बोला गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसके द्वारा कहा गया है, रैदास के द्वारा ये सेंटेंस कहा गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर दोस्तों परीक्षाओं में ये सेंटेंस जो है वो रिपीट होता रहता है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि राम आम खाता है, राम आम खाता, यहाँ पे कह रहा है कि वाच्य का कौन सा रूप है। यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि वाच्य का कौन सा रूप है। वाच्य दोस्तों आप सभी को पता है कि वाच्य जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कर्तवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, और कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, उसमें क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। जिसमें न तो कर्ता की प्रधानता हो न तो कर्म की प्रधानता हो, वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। दोस्तों जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा होता है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, या मुझसे खेला नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य हो जाता है। यहाँ पे क्या रखा है कि राम आम खाता है, यहाँ पे कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कर्ता ही प्रधानता है, ठीक है। जिसमें कर्ता के द्वारा स्वयं कोई कार्य किया जा रहा हो, वहां पे क्या होता है, कर्तवाच्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि एक यहाँ पे वाक्य दे रखा है, कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूना, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि उपरोक्त दोहे में, यहाँ पे एक दोहा है, वाक्य नहीं दोहा लिखा गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। इसमें पूछ रहा है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। दोस्तों आप सभी को पता है कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों इस वाक्य में या जो दोहा दे रखा है इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, ठीक है। और कभी कभी जैसे दोस्तों आपको मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ, अगर कहीं पे मनु मानव जन जानो जनहु लिखा हो, मनु मानव जन जानो जनहु लिखा हो, तो अगर किसी भी वाक्य में यहाँ पे मनु मानव जन जानो जनहु लिखा हो, तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या से सम समान लिखा हो, यहाँ तुलना की का बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार। कुछ वाक्य होते हैं जैसे से सम समान, ये सब क्या होते हैं, उपमा अलंकार के का प्रकार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि उपचारात्मक, देखिए दोस्तों ये आपके पेडोलॉजी से इंपॉर्टेंट पेडोलॉजी से बनने वाला क्वेश्चन है, जिससे रिलेटेड आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन, सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, या समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। दोस्तों बिल्कुल सही, जो क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, कि समस्या है, जो समस्या है उसके कारण की सही पहचान कर पाना ही उपचारात्मक शिक्षा का सफलता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि घोंसले में, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में
चिड़िया है में कौन सा कारक है? कारक दोस्तों मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, संबंध, अधिकरण, ये सब क्या है दोस्तों? कारक हैं। और इसमें पूछ रहा है कि घोंसले में चिड़िया रहती है, मतलब घोंसले के या में या पर जो अगर कोई चीज़ लिखा हो दोस्तों, यहाँ पे घोंसले में या घोंसले पर या छत पर, तो अगर इस टाइप का लिखा हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को, कोई चीज़ दान दी जाए किसी को और उससे वापस न ली जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने निर्धनों को कंबल बांटा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? संप्रदान कारक होता है। और अपादान कारक, जहाँ से दोस्तों अलगाव का बोध हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बच्चा गिरता है, जहाँ पे अलगाव का बोध हो जाए वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि से पहले हम जान लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या होती है? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्वर संधि का एग्जाम्पल है? निर्धन, दोस्तों निर्धन में कौन सी संधि? निर्धन में विसर्ग संधि का यूज हुआ है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों इस टाइप से होगा, नी प्लस यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह होगा, उसके पास क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से निर्धन क्या है? आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पे सज्जन लिखा गया है, ये सज्जन दोस्तों किस संधि का उदाहरण है? सत प्लस जन। सत, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आएगा सत प्लस जन आएगा। तो अगर व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल हो तो उससे क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे सज्जन में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। और निष्कपट में नी प्लस कपट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी आपका कौन सा संधि आएगा? यहाँ पे भी विसर्ग संधि ही आएगा। ठीक है, तो बच रहा एक नायक, यही क्या दोस्तों? स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? रागेर राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन या भगवती चरण वर्मा। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो पिछले एग्जाम में रिपीटेड हैं, और ये होता है दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में होता है, यूपी टेट हो या सी टेट हो दोस्तों, अक्सर रिपीटेड जो एग्जाम पिछले ईयर पूछा रहता है उसको रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ प्रश्न जो आपके पीछे रिपीट हो चुके हैं उनको भी मैं इस प्रैक्टिस सेट में ले आया हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करेक्ट। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है? मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने का लालच करना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस वाक्य का अर्थ क्या है दोस्तों? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना या देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, आप बीती शब्द में समास है। समास के बारे में पूछा है कि समास कभी कभी पूछा था समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो समास दोस्तों मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ठीक है, और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। तो टोटल कितने होते हैं? 6 समास होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि आप बीती में कौन सा समास है? तो इसका अगर हम विखंडन करते हैं तो ये दोस्तों यहाँ पे निकल के आता है आप बीती मतलब आप पर बीती। चलिए इसके हिसाब से दोस्तों अगर हम किसी भी वाक्य का या किसी भी शब्द का विखंडन करते हैं और उसके बीच में कोई भी कारक चिन्ह नजर आता है या कारक चिन्ह दिखाई देता है, जैसे गृहगत अगर यहाँ पे लिखा होता कि राजा का राजगृह लिखा होता तो राजा का घर, वहाँ पे दोस्तों का कारक आ गया। तो इस टाइप से अगर आपको कहीं पे भी कोई कारक चिन्ह दिखाई दे या कारक विभक्तियां दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लिखा गया है आपका कि आप बीती शब्द में समास है, तो यहाँ पे कौन समास है? तत्पुरुष समास है। और अगर किसी भी पद का पहला पद संख्यावाचक हो जाता तो वहाँ पे क्या होता? द्विगु समास होता।
और अगर किसी शब्द का विखंडन करने पर उसके बीच में है जो या के समान शब्द आए तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और जब दोनों पदों की ही प्रधानता हो, जैसे माता पिता, रात दिन, ऐसे कोई शब्द दिया गया हो और जब दोनों पदों की ही प्रधानता हो और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा, दोस्तों इस टाइप अगर कहीं पे आपको साइन देख जाए तो ये किसका चिन्ह होता है, योजक का साइन होता है। अगर कहीं पे योजक चिन्ह लगा हो और दोनों पदों की ही प्रधानता हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ऋग वेद का छंद विच्छेद क्या होगा। ऋग प्लस वेद, ऋवेद, ऋग्वेद या ऋग्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वेद जो शब्द लिखा गया है इसका दोस्तों अगर हम छंद विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे जो ये आपका पहला ऑप्शन लिखा गया है ऋग प्लस वेद, ठीक है, यही राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके मैं 3 सब्जेक्ट तैयारी करवा रहा हूँ इस प्रैक्टिस सेट के जरिए। कौन कौन से हैं आपके, जैसा मैंने आपको बताया हिंदी है, ईवीएस है और सीडीपी है। चलिए यहाँ पे कुछ सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। सभी दोस्तों चाहे हिंदी हो 30 नंबर के, ईवीएस हो 30 नंबर का और सीडीपी इससे भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतिभावान बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं, सामान्य होती हैं, अविकसित होती हैं, तीव्र होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि दोस्तों 140 प्लस होती है, ऐसे बालक क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और इनकी इंद्रियां कैसी होती हैं, इनकी इंद्रियां जो होती हैं कैसी होती हैं, तीव्र होती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक कैसा होगा। पिछड़ा बालक, तीव्र बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक या मंद बुद्धि बालक। तो कोई भी बालक अगर उसकी बुद्धि लब्धि जो है, देखिए दोस्तों बुद्धि लब्धि कभी कभी निकालने के लिए पूछ लेता है कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है दोस्तों मानसिक आय बटे वास्तविक आय, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। ये क्या होता है दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला होता है। तो इस तरीके से आप बुद्धि लब्धि काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। तो यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धि लब्धि कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। तो बालक कैसा होगा, कैसा होगा, मंद बुद्धि बालक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विकलांग बालकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या होती है, समायोजन की, हीनता की, शारीरिक दोष की या कुरूपता की। तो विकलांग बालक जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या ये होती है कि वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बालकों में प्रमुखतया कौन से संवेग पाए जाते हैं, जो बालक होते हैं उसमें प्रमुखतया कौन से संवेग पाए जाते हैं, घृणा, क्रोध, प्रेम, उपयुक्त सभी। तो जो बालक होते हैं उसमें दोस्तों सभी जो संवेग होते हैं सभी संवेग उसमें पाए जाते हैं, चाहे आपका घृणा हो, क्रोध हो या प्रेम हो, सभी उसमें ये संवेग पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। दोस्तों आंशिक दृष्टि, ऐसा बालक जो बहुत कम देख पाता है या उसको देखने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए कौन सी अधिगम सामग्री मतलब सीखने के सामग्री के रूप में कौन सा उपयुक्त नहीं होना चाहिए। बोलती पुस्तकें या स्पर्शीय सूचना ये तो होना चाहिए दोस्तों, छोटी मुद्रण वाली मार्कशीट या बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें या त्रिविमी नक्शे और चार्ट। तो बच्चा आंशिक दृष्टि दोष वाला है, बच्चा उसको कम दिखाई देता है या उसको एकदम दिखाई नहीं देता दोस्तों, बहुत कम दिखाई देता है। उसके लिए क्या करेंगे, तो छोटी मुद्रण वाली जो कार सीट होगी उसके लिए इसको अधिगम सामग्री के रूप में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि उसे बड़े बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें देंगे, त्रिविमी नक्शे या पाई चार्ट का उपयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अच्छे शिक्षा देने के लिए जरूरी है नवीन शिक्षण विधियां, समुचित कुर्सियों का होना, ब्लैक बोर्ड आकर्षक होना, विद्यालय में चपरासी होना। अच्छी शिक्षा देने के लिए दोस्तों समुचित कुर्सियों का होना, कुर्सियां होने से शिक्षा नीचे ही बैठा के दोस्तों शिक्षा दी जा सकती है। ब्लैक बोर्ड का आकर्षक होना,
ब्लैक बोर्ड सिर्फ ऐसा हो दोस्तों कि उस पर आसानी से लिखा जा सके और जो लिखा जा सके वो स्पष्ट दिखाई दे। बहुत ज़्यादा उसको आकर्षक कर देने से शिक्षा अच्छी नहीं हो जाएगी। या विद्यालय में चपरासी होगा दोस्तों, चपरासी होने से क्या करेगा, क्या वो अच्छी शिक्षा क्या वो खुद पढ़ाएगा? ठीक है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि नवीन शिक्षा विधियाँ, नए नए तरीके की शिक्षा विधियाँ अपनाई जाएँ, जिससे जो बच्चा होता है वो आसानी से उस चीज़ को सीख या समझ सके। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के लिए या किसी के लिए भी नहीं। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है दोस्तों जिसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत होता है, चाहे वो सामान्य रूप से बच्चे हों चाहे विशिष्ट बालक हों। तो कह सकते हैं कि दोनों ही बालकों का इसमें स्वागत होता है, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि ब्रेल लिपि का विकास किया था। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? क्रिक ने, लुईस ने, या इटाई ने, या वर्ट ने? तो किसने किया था दोस्तों? लुईस के द्वारा ब्रेल लिपि का निर्माण किया गया था, विकास किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? देहरादून में, कोलकाता में, भोपाल में, या नई दिल्ली में? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, सॉरी लखनऊ नहीं, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं। शिक्षा जो होती है उसके मुख्य आधार कौन कौन से होते हैं? दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, या मनोवैज्ञानिक आधार, या ये सभी? दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी होते हैं, चाहे दार्शनिक आधार हो, चाहे सामाजिक हो, या मनोवैज्ञानिक, सभी क्या होते हैं? शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं। चलिए आगे चलें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ईवीएस के हैं। ईवीएस भी आपके पेपर में लगभग क्या दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इसमें देखो यूपी टेट जो होता है दोस्तों, इसमें एकदम फैक्ट प्रश्न बेस होते हैं। और आपका जो सीटेट होता है इसमें फैक्ट पे आधारित 15 प्रश्न होते हैं। और 15 प्रश्न दोस्तों जो किस पे होते हैं? पैडालॉजी पे 15 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं यहाँ से। प्रश्न है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम की उपस्थिति किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पीने के पानी में अतिरिक्त सल्फेट की, पीने के पानी में अतिरिक्त क्लोरीन की, पीने के पानी में अतिरिक्त भारी धातु की, तो पीने के पानी में अतिरिक्त नाइट्रेट। दोस्तों जब पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो उससे क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम उपस्थित होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि रक्त के मुख्य कार्य क्या है? रक्त जो होता है दोस्तों ब्लड होता है, ब्लड की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त की खोज किया था। और रक्त के मुख्य कार्य कौन से होते हैं दोस्तों? परिवहन होता है, सुरक्षा करना, या विनिमयन करना, उपरोक्त सभी। तो रक्त के दोस्तों सभी कार्य होते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करना, सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन, या विनिमयन। तो सभी ही काम किसके होते हैं? रक्त के होते हैं। और रक्त दोस्तों कभी पूछ लेता है कि रक्त का जो थक्का होता है किस विटामिन के कारण होता है? तो रक्त किस विटामिन के कारण थक्का नहीं जाता? विटामिन के जो होता है इसमें सहायक होता है। और विटामिन आपके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रोटीन, गैस, पोषक तत्व, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्लाज्मा जो होता है उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? प्रोटीन, गैस और पोषक तत्व। तीनों ही घटक जो हैं वो किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। चाहे प्रोटीन हो, गैस हो, पोषक तत्व हो, सभी क्या होते हैं? आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैर ज्वलनशील यौगिक का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक गैर ज्वलनशील यौगिक है जिसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है इत्र बनाने में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, उपरोक्त सभी। दोस्तों क्लोरोफ्लोरो नामक जो गैर ज्वलनशील यौगिक है उसका आमतौर पर सब में उपयोग किया जाता है, इत्र में, रेफ्रिजरेटर में, या एयर कंडीशनर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 14 सितंबर,
5 जून या 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसका प्रमुख कथन कौन कौन सा सही? दोस्तों देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसके बारे में यहाँ पे कथन दिया रखा है और कह रहा है कि कौन कौन सा कथन उसके बारे में सत्य है। तो लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के जो भी भाग होते हैं शरीर के अन्य कोशिकाओं तक ले जाने का काम करती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों जो रक्त होता है या ब्लड होता है उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि के बारे में जो लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में जो भी कथन यहाँ पे दिया गया है सभी कथन क्या है? सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन दोस्तों आप सभी को पता है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये सभी दोस्तों क्या हैं? विटामिन हैं। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने, सी फंक ने, वाटसन ने या न्यूटन ने? तो किसने किया? दोस्तों फंक ने विटामिन की खोज किया था। और कुछ विटामिन इसमें ऐसे दोस्तों कि देखिए विटामिनों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जा सकता है कि ऐसे बता के कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस तरीके से विटामिन का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे आपका विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जबकि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि विटामिन को किन 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विटामिन जो होते हैं उनको किन 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? जैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पानी में घुलनशील विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधों का कौन सा भाग ऐसा होता है जो कि श्वसन का कार्य करता है? ठीक है, फल, फूल